यूरिन जो होगा वो क्या होगा आपका एक तरह का बेस हो जाएगा। यूरिन जो होगा वो आपका बेस हो जाएगा, ठीक होगा। स्टार्टिंग में क्या होगा आपका बेस होगा। दूसरी बात को देखना है, आपने देखना है पोटाशियम को। जो पोटाशियम है वो भी रीअब्सॉर्ब नहीं होता। जब पोटाशियम रीअब्सॉर्ब नहीं होता तो वो कहां जाता है, वो भी आपके यूरिन में जाता है। जब पोटाशियम आपके यूरिन में जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपके ब्लड के अंदर कम हो रहा है। जब पोटाशियम आपके ब्लड के अंदर कम होता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोकलीमिया, मतलब कि लो लेवल ऑफ पोटाशियम। आप ये कह सकते हो कि इस कंडीशन में क्या होता है, पोटाशियम का लेवल कम हो जाता है, ठीक हो गया। नंबर 2। नंबर 3 आपने क्या कहना है कि स्टार्टिंग में यूरिन बेस होता है, बाद में क्या होता है, बाद में आपने ये कहना है कि कुछ टाइम जैसे गुजरता है, जैसे गुजरेगा उसके बाद आपकी कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वहां से अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स जो होते हैं वो H प्लस को यूरिन के अंदर फेंकते हैं। जितना H प्लस अब यूरिन के अंदर आएगा इसका मतलब है अब यूरिन आपका एसिड होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि स्टार्टिंग में यूरिन बेस, फिर क्या हो जाएगा आपका एसिड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। कहां चलेगा आपका, एसिड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो ये बातें आपने कहनी है कि आपकी जो कंडीशंस होगी वो कौन सी होगी, आपकी ये वाली होगी, ठीक हो गया। अब कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं आई टाइप 2 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में से, वो यहां तक कोई भी बच्चा पूछ सकता है, शाबाश, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एनीवन, कोई ऐसा स्टूडेंट? मतलब कि अब हमने आपको क्वेश्चन आए कि टाइप 2 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे? आपने कहना है टाइप 2 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस वो होती है जिसमें जनाब HCO3 नेगेटिव आपके यूरिन में ज्यादा आता है, जिसके अंदर आपके प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स के अंदर डिफेक्ट होता है। जब आपके प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स के अंदर डिफेक्ट होगा, HCO3 नेगेटिव आपकी रीअब्सॉर्ब नहीं होगी। जब वो आपकी रीअब्सॉर्ब नहीं होगी तो वो आपके ब्लड के अंदर नहीं जाएगी। जब वो आपके ब्लड के अंदर नहीं जाएगी तो वो आपके यूरिन के अंदर जाएगी। जैसे वो यूरिन के अंदर जाएगी तो आपका जो यूरिन होगा वो बेस पर होगा शुरू में। उसके बाद आपने ये कहना है कि जैसे थोड़ा सा टाइम गुजरेगा उसके बाद आपका डिस्टल कलेक्टिंग डक्ट्स जो होती हैं वो अल्फा इंटरकलेटेड सेल से आपके H प्लस जो होती है वो यूरिन के अंदर फेंकती हैं, जिसकी वजह से आपका जो यूरिन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एसिड होना शुरू हो जाएगा। आपका जो पोटाशियम होगा, आपने कहना है कि पोटाशियम का जो लेवल होगा वो एक तरह का कम होगा, ठीक हो गया। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है आप लोगों ने। जब पोटाशियम का लेवल कम होगा, अब आपने आना है कॉजेज की तरफ, के कॉजेज इसके कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक होगा। एक मेरी बात को थोड़ा सा आपने गौर करना है, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये आपका क्या आता है, एक तरह का प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स वाला ये वाला सीन था, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स जो होती थी ये HCO3 नेगेटिव जो था ये किसके साथ मिलता था, H प्लस के साथ मिलता था, ठीक है। किसके साथ मिलता था, आपके H प्लस के साथ मिलता था। और H प्लस के साथ मिलकर ये क्या बना देता था, आपका H2CO3 बना देता था, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो एंजाइम काम करता था उसका नाम था कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। याद कीजिए थोड़ा सा, क्या नाम होता था आपका, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये नाम होता था। अब मेरी बात को थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हम ड्रग्स दे देते हैं, अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हम ड्रग्स देते हैं तो क्या आपका HCO3 नेगेटिव आपके H प्लस के साथ जुड़ सकेगा? नहीं जुड़ सकेगा। जब आपका HCO3 नेगेटिव आपके H प्लस के साथ नहीं जुड़ सकेगा तो क्या जो HCO3 नेगेटिव है क्या ये आपका H2CO3 बना सकेगा? नहीं बना सकेगा। जब आपका H2CO3 बना ही नहीं सकेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपका सारे का सारा HCO3 नेगेटिव कहां जाएगा, आपके यूरिन के अंदर आएगा। तो HCO3 नेगेटिव जब यूरिन के अंदर आता है तो इसकी वजह से कौन सा ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है, टाइप 2 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। मतलब कि वो कह सकता है कि एक पेशेंट है वो बहुत ज्यादा लंबे अरसे से कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स ड्रग्स यूज कर रहा है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ड्रग्स के अंदर एक ड्रग आती है जिसका नाम होता है असीटाजोलामाइड, ठीक है। क्या नाम होता है उसका, असीटाजोलामाइड, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है, असीटाजोलामाइड, ठीक है। तो आपने कहना है कि ये मेडिसिन वो यूज कर रहा था, इसकी वजह से क्या होता है कि जनाब आपका HCO3 नेगेटिव जो होता है वो H प्लस के साथ नहीं जुड़ता। जब आपका H प्लस के साथ नहीं जुड़ता तो HCO3 नेगेटिव जो होता है वो सारे का सारा यूरिन के अंदर आता है। जैसे HCO3 नेगेटिव आपके यूरिन के अंदर आएगा तो इसके नतीजे में आपका यूरिन जो होगा वो आपका बेस हो जाएगा। और ये कौन सा होता है आपका रेनल ट्यूबुलर टाइप 2 एसिडोसिस, ठीक है। अब एक बात याद है, देखें मैंने आप लोगों को अभी लास्ट जो क्लास हमारी पैथो की हुई थी उसके अंदर मैंने एक सिंड्रोम बताया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि वो सिंड्रोम जिसके अंदर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल इन्वॉल्व होती है, वो कौन सा सिंड्रोम था, शाबाश, फेनकोनी सिंड्रोम, वेरी गुड सैफ। वो कौन सा था आपका, फेनकोनी सिंड्रोम होता। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को फेनकोनी सिंड्रोम हो तो उसको रेनल ट्यूबुलर टाइप 2 एसिडोसिस हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आपने कहना है कि उसको क्या हो सकता है, एक तरह का टाइप 2 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आपने करनी है। उसके बाद आपने आना है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को मल्टीपल माइलोमा हो उसको भी हो सकता है। अब दूसरी बात देखें, फेनकोनी सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जब आपका फेनकोनी सिंड्रोम होता है
तब ये सारे का सारा हिस्सा एक तरह का ब्लॉक हो जाता है। जब ये सारे का सारा हिस्सा आपका ब्लॉक हो जाता है, तो इधर से जो आपके रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जो भी चीज़ होती है, वो रीअब्सॉर्ब नहीं होती। जब वो सारी की सारी आपकी रीअब्सॉर्ब नहीं होती, तो इसका मतलब है कि वो ब्लड के अंदर नहीं जाती। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ और एक बात आप अपने माइंड में अभी रख लीजिए, जो फास्फेट होता है ना, PO4 नेगेटिव 3, वो किडनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ही रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है। आपका इधर से रीयूज होता है तकरीबन मोर देन 70%। ठीक हो गया। अब देखें, जब फॉर एग्जांपल आपका ये हिस्सा डैमेज हो जाएगा यानी कि फेनकोनी सिंड्रोम की वजह से, तो अब मुझे आप लोगों ने थोड़ा सा सोच के बताना है, क्या आपका फास्फेट जो होगा वो आपका इधर से ब्लड के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। जब आपका फास्फेट इधर से ब्लड के अंदर नहीं जाएगा तो वो कहां जाएगा? फास्फेट जो होगा वो यूरिन के अंदर आएगा। और आपने बहुत ज्यादा कमर्शियल्स के अंदर सुना होगा, ठीक हो गया, कि फास्फेट और कैल्शियम जो होता है वो करता है हड्डियों की मजबूती। तो ठीक हो गया। अब फास्फेट तो आपके यूरिन के अंदर आ रहा है। जब फास्फेट आपके यूरिन के अंदर आ रहा है तो फास्फेट आपकी बॉडी के अंदर कम रह रहा है। जब फास्फेट आपकी बॉडी के अंदर कम रह रहा है तो इसके नतीजे में इंसान की जो हड्डियां होंगी वो क्या होंगी? एक तरह की कमजोर हो जाएंगी। और ये किस केस में होगा? सिर्फ और सिर्फ मोस्टली आपके फेनकोनी सिंड्रोम के अंदर। तो ये था जनाब आपका पूरे का पूरा रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2। इसके अंदर मैं दोबारा सिर्फ और सिर्फ एक बार रिपीट कर देता हूं कि रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 क्या होता है, फिर हम आगे नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस जो टाइप 2 होता है, आप लोगों ने ये बात करनी है कि रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 में आपका जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं वो डिफेक्ट होता है उसके अंदर। जब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर डिफेक्ट होता है तो HCO3 नेगेटिव जो होता है वो जनाब आपका रीअब्सॉर्ब नहीं होता। जब आपका HCO3 नेगेटिव रीअब्सॉर्ब नहीं होता तो वो HCO3 नेगेटिव जो होता है वो यूरिन के अंदर जाता है। HCO3 नेगेटिव जिधर भी जाएगा वो बेस लेकर जा रहा है, क्योंकि वो खुद बेस है। अब आपका HCO3 नेगेटिव यूरिन के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब है कि यूरिन जो होगा वो बेसिक नेचर का हो जाए। और जब यूरिन आपका बेसिक नेचर का होगा तो आपकी बॉडी जो होगी वो एसिड नेचर की हो जाएगी। जब आपकी बॉडी एसिड नेचर की हो जाती है तो आप लोगों को पता है कि कलेक्टिंग डक्ट पर आपके एक सेल्स पाए जाते हैं बहुत प्यारे से, जिसका नाम होता है अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स। जैसे ही आपकी बॉडी एसिडिक होती है तो अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स जो होते हैं वो जनाब आपके H प्लस को आपके यूरिन के अंदर फेंकते हैं। और जितना H प्लस आपके यूरिन के अंदर आएगा इसका मतलब क्या है कि आपका जो यूरिन है वो का आपका एसिड है। ठीक है। तो आपने देखा कि सबसे पहले जो आपका यूरिन था वो बेस था, फिर आपका यूरिन वो क्या हो गया? एक तरह का एसिड होना शुरू हो गया। यानी कि यूरिन की पीएच पहले बेस, फिर उसके बाद यूरिन की पीएच क्या होगी? एक तरह की एसिड होगी। ठीक है। उसके बाद आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये और किस वजह से हो सकता है। आपने कहना है अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स ड्रग यूज कर रहा हो, उसके अंदर एक ही मेडिसिन आती है जिसका नाम मैंने लिख दिया था असीटाजोलामाइड। वो क्या काम करती थी? वो HCO3 नेगेटिव को H प्लस के साथ जुड़ने नहीं देती थी। जब आपका HCO3 नेगेटिव H प्लस के साथ जुड़ेगा नहीं तो HCO3 नेगेटिव कहां जाएगा? आपके यूरिन के अंदर जाएगा। जितना यूरिन के अंदर जाएगा उतना क्या होगा? उतना आपका क्या होगा? एक तरह का बेस होगा। और सेम रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 एक सिंड्रोम होता है जिसका नाम होता है फेनकोनी सिंड्रोम। फेनकोनी सिंड्रोम को हमने डिटेल में देखा था जिसके अंदर आपका PCT इन्वॉल्व होता हो। जब आपका PCT इन्वॉल्व होगा तो आपका HCO3 नेगेटिव प्रॉपर तौर पर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। जब आपका HCO3 नेगेटिव जो होगा वो रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो वो क्या होगा? आपका कहां जाएगा? आपका यूरिन के अंदर आएगा। लेकिन फेनकोनी सिंड्रोम के अंदर फास्फेट भी रीअब्सॉर्ब नहीं होता, बाकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी रीअब्सॉर्ब नहीं होते और वो सारे के सारा कहां जाते हैं? आपके यूरिन के अंदर जाते हैं। जैसे वो सारे के सारे आपके यूरिन के अंदर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर फास्फेट की भी कमी होगी, आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की भी कमी होगी। जब आपकी बॉडी के अंदर फास्फेट की कमी हो जाएगी तो इसकी वजह से हड्डियां टूटेंगी, समझ आ रही है। और जब आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी हो जाएगी जिसको हम कहते हैं हाइपोकलीमिया। अब देखें यहां तक हो गया। और इसके बाद आपने लिखना है कि इसका और कॉज होता है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल माइलोमा। ठीक है जी, ये था आपका रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2। इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम जो होता है वो आपका इतना इफेक्ट नहीं होता, समझ आ रही है। तो इसके अंदर आपके स्टोन फॉर्मेशन नहीं होती। रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 के अंदर आपकी स्टोन फॉर्मेशन नहीं होती। ये लिख लीजिए कि आपका जो कैल्शियम होता है वो यूरिन के अंदर नहीं जाता। यूरिन के अंदर क्या होता है? वो नहीं जाता। तो आपने लिखना है कि ट्यूबुलर टाइप 2 एसिडोसिस में जब आपका कैल्शियम जो होता है वो यूरिन जा रहा, तो इसकी वजह से क्या होता है? आपके स्टोन नहीं बनते। तो टाइप 2 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में आपके स्टोन नहीं बनते। अब मैं कुछ ये बातें आपको पता होनी चाहिए, कौन सी? जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको पता हो कि आपके यूरिन की पीएच क्या है। यूरिन पीएच आपने कहना है कि यार यूरिन की पीएच कभी जो होती है वो जनाब आपकी ज्यादा होती है, बेस होती है, और उसके बाद में क्या हो जाती है? आपकी यूरिन की पीएच कम हो जाती है। आपको पता है क्यों? आपसे अगर पूछ लेता है पोटेशियम का लेवल क्या होता है, आपने कहना पोटेशियम कम होता है, यूरिन आपकी बॉडी के अंदर कम होता है।
आपकी बॉडी के अंदर कम होता है। लेकिन अगर यूरिन के लिहाज से पूछा जाए तो आपने कहना कि यूरिन के अंदर पोटेशियम का लेवल ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे थे कि कैल्शियम का लेवल क्या होता है, तो कैल्शियम का लेवल आपने कहना है कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है। कैल्शियम का लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होता है और यूरिन के अंदर कम होता है। यूरिन के अंदर का तो आपका एक तरह का कम होता है। और अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि क्या इसके अंदर स्टोन फॉर्मेशन होती है, तो आपने कहना है नहीं, स्टोन फॉर्मेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो है वो आपकी बॉडी के अंदर है, यूरिन के अंदर नहीं आया। अगर आप कैल्शियम यूरिन के अंदर नहीं आया तो स्टोन नहीं बनेगा, तो स्टोन नहीं बनेगा, ठीक होगा। आपने ये बात करनी है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि और क्या चीजें होती है, आपने कहना है कि अगर तो फैनकोनी सिंड्रोम मेनली इन्वॉल्व है तो आपकी बोन्स क्या होंगी, वो एक तरह की वीक होंगी, बोन्स वीक होंगी। ये जनाब सिर्फ ये चीजें अगर आप याद कर लेते तो ये मोर देन इनफ है। ये 4 चीजें जो भी मैंने लिख दी हैं, ये इसकी टोटल समरी थी जो अभी सारा मैंने पढ़ाया, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं आगे वाला, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। और रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 क्या होता है, अब हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए जी, जो आपकी टाइप 4 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है, उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का पता होना चाहिए। उसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन। क्या कहते हैं आपका? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का मैं नॉर्मल आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगा। अगर जिस बच्चों को ये नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का पता चल गया, उस बच्चे को टाइप 4 अन्य वा इजीली आती होगी, ठीक है। थोड़ा सा खुद सोचिएगा। फॉर एग्जांपल ये किडनी की ट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या आपके किडनी की ट्यूब्यूल्स हैं। इस किडनी की ट्यूब्यूल से जो एल्डोस्टेरोन होता है वो सोडियम को क्या करवाता है, आपका ब्लड के अंदर लेकर जाता है। कहां लेकर जाता है? आपके ब्लड के अंदर लेकर जाता है। और इसके नतीजे में जो पोटेशियम होता है उसको आपके ब्लड से यूरिन के अंदर लेकर आता है। और उसके बाद H+ को आपके कहां लेकर आता है? आपके यूरिन के अंदर लेकर आता है, ठीक है। अब आप खुद थोड़ा सा सोचिएगा और मुझे ये बताइएगा, शाबाश। अगर फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, मतलब कि अगर कोई बंदा पूछता है कि आपका एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो आप लोगों ने क्या बताना है? आपने कहना है कि एल्डोस्टेरोन जो होता है वो किडनी की ट्यूब्यूल्स पर जाता है, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाता है, जिसकी वजह से सोडियम ब्लड के अंदर जाता है और पोटेशियम और H+ को ब्लड के अंदर से बाहर फेंकता है। और जो पोटेशियम और H+ जो होता है वो बाहर फेंकता है तो जो आपके यूरिन के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा गौर करें। जब आपका सोडियम आपकी ब्लड के अंदर जा रहा है और ये पोटेशियम आपका यूरिन के अंदर और H+ आपका यूरिन के अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा जिस बंदे के अंदर एल्डोस्टेरोन का रिसेप्टर ही सही तरह काम नहीं कर रहा, ठीक है, एल्डोस्टेरोन का रिसेप्टर ही सही तरह काम नहीं कर रहा, यानी कि एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन सही हो रही है लेकिन एल्डोस्टेरोन का रिसेप्टर सही तरह काम नहीं कर रहा, तो मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, क्या उस बंदे के अंदर ये वाला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा? क्या सोडियम उसके ब्लड के अंदर जाएगा? क्या H+ और पोटेशियम उसके ब्लड से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। जब ये वाला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही नहीं हुआ तो आपका H+ और पोटेशियम जो होगा वो आपके ब्लड से बाहर नहीं निकला। जब वो आपके ब्लड से बाहर नहीं निकला तो इसका नतीजा क्या बन रहा है? इसका नतीजा ये बन रहा है कि आपका पोटेशियम और H+ जो है वो आपके ब्लड के अंदर ज्यादा हो रहा है। जब आपका H+ आपके ब्लड के अंदर ज्यादा होगा और आपका पोटेशियम आपके ब्लड के अंदर ज्यादा होगा तो H+ जैसे ज्यादा होता है तो H+ आपका एसिड होता है या बेस होता है? अब मुझे ये बताएं, जो H+ होता है वो आपका एसिड होता है या बेस होता है? तो आपने कहना है एसिड होता है। तो अब क्या हो गया कि आपका ये क्या बन गया, एक तरह का एसिडोसिस हो गया, मतलब कि ये आपकी बॉडी के अंदर एसिड का लेवल बढ़ रहा है। और जो यूरिन के अंदर अगर H+ नहीं जाएगा, मतलब कि जब आपकी बॉडी के अंदर H+ का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब कि H+ का लेवल यूरिन के अंदर कम हो गया है। तो अगर मैं पूछूं कि यूरिन की जो पीएच होगी वो एसिडिक होगी या बेसिक होगी, तो आप लोग क्या बताओगे? शाबाश। यूरिन की जो पीएच होगी वो क्या होगी? आपकी बेसिक होगी। वो क्यों बेसिक होगी? वो इस वजह से बेसिक होगी क्योंकि जो यूरिन है उसके अंदर आपका H+ नहीं जा रहा, और अगर H+ यूरिन के अंदर नहीं जा रहा तो वो क्या हो रहा? आपका बेसिक हो रहा। तो यूरिन जो पीएच होगी, यूरिन पीएच होगी आपकी बेसिक होगी, ठीक है। और आपका बॉडी की जो पीएच होगी वो होगी आपकी एसिडिक होगी। यहाँ तक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि आपका जो पोटेशियम का लेवल है वो आपकी बॉडी में क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? तो आपने कहना है पोटेशियम का लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो रहा है। और जब पोटेशियम का लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होता है तो इसको हम कहते हैं हाइपरकलीमिया। क्या कहते हैं? आपका हाइपरकलीमिया कहते हैं, ठीक है। 2 चीजें आपने देख ली। अब नंबर 3 पर आपने ये बात थोड़ी सी गौर करनी है। देखें, आपका जो H+ होता है ना, जो NH3 होता है, क्या होता है? आपका NH3 होता है। ये NH3 जो होता है ये